हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। और क्लास 10th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एसिड, बेस एंड सॉल्ट, जहाँ पर हम एसिड, बेस, सॉल्ट, इनके बारे में, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनसे बेस्ड जो है या इनसे रिलेटेड जो भी रिएक्शंस हैं उनके बारे में हम बात कर रहे थे। तो आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, उससे पहले रिवाइज कर लेंगे चैप्टर को, जो भी अभी तक हमने यहाँ पर पढ़ा है। चलिए बच्चों, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में बात की कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं। ठीक है, एक क्विक अगर हम एक डिफरेंस देख लें तीनों के बीच में, तो जब हम एसिड की बात करते हैं, सिंपल सिंपल डिफरेंस, एसिड जो है वो टेस्ट में होते हैं सार, बेस जो है वो टेस्ट में होते हैं बिटर। ठीक है, एसिड की बात करें अगर हम, तो एसिड देते हैं H पॉजिटिव आयंस, बेस देते हैं OH नेगेटिव आयंस। अगर लिटमस की बात करें तो लिटमस में एसिड जो है उसका कलर हो जाता है रेड, और बेस जो है उसका कलर हो जाता है ब्लू। ठीक है, ये कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे अगर हम एसिड की बात करें तो एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कुछ मिनरल एसिड जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये है। बेस की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये कुछ हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये कुछ हमारे बेस हैं। इसके अलावा ये तो पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने रिएक्शंस की बात की। एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, एसिड और बेस की रिएक्शन एक दूसरे के साथ, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बात की। और फिर बात की थी हमने पीएच के बारे में और पीएच स्केल के बारे में। क्या काम आता है पीएच स्केल हमारे डेली लाइफ में। जैसे किसी भी चीज़ का पीएच मेजर करके हम उसके नेचर के बारे में भी बता सकते हैं कि एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, ऐसा भी बता सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये हमारी डेली लाइफ में हेल्पफुल है। जैसे हमने कहा कि बैकयार्ड में अगर सॉयल है उसका पीएच जानना है, वहां पर अगर हमें लग रहा है कि कोई भी प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है, तो हो सकता है पीएच बहुत ज़्यादा हो या पीएच बहुत ज़्यादा कम हो। क्योंकि अगर हम सॉइल की बात करते हैं तो सॉइल में प्लांट ग्रो करने के लिए उसका पीएच का एक रेंज होता है। उस बीच होना चाहिए, ना ज़्यादा एसिडिक सॉइल होनी चाहिए, ना ज़्यादा बेसिक सॉइल होनी चाहिए। तो क्या होता है, अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो क्या किया जाता है, और अगर सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक है तो क्या किया जाए, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे। तो क्या किया जाता है, अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो उसमें कोई बेस मिला करके क्या कर लिया जाता है, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर लिया जाता है। फिर जो है यहाँ पर प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा बेसिक है तो उसमें एसिड एसिड डायरेक्टली तो मिला नहीं सकते, ऑर्गेनिक मैटर मिलाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जब डिकम्पोज होंगे, ब्रेक डाउन होंगे, तो वो एसिड रिलीज करते हैं। तो एसिड इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि एसिड डाल देंगे, जिससे कि एसिड बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, और फिर जो है यहाँ पर प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने बात की कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, हमारे अलग अलग सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम्स हैं। तो वहां पर हमने देखा कि अलग अलग जगह पर अलग अलग पीएच लेवल है। अगर इस पीएच लेवल में थोड़ी भी मिस्टेक हो जाती है, मिस्टेक यानी कि ऊपर नीचे हो जाता है, पीएच लेवल अगर ज़्यादा हो जाता है तो भी हमारे लिए हार्मफुल है, और कम हो जाता है तो भी हमारे लिए हार्मफुल है। फिर टूथ डिके के बारे में हमने बात की कि ये भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है। हमारी डेली जो भी चीज़ें हम इनटेक करते हैं, जैसे कैरेट है, रेडिश है, कॉफ़ी है, कॉफ़ी हम ज़्यादातर जो है कंज्यूम करते हैं, तो ये एसिडिक होती हैं या बेसिक होती हैं, इसके बारे में हमने बात की। ठीक है, चलिए, तो ये सब हमने पढ़ा अभी तक। दूसरा हमने सॉल्ट के बारे में बात की कि सॉल्ट भी जो है अलग अलग तरह के सॉल्ट होते हैं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। अगर एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो ये मिला करके बनाते हैं एसिडिक सॉल्ट। वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये मिल करके बनाते हैं बेसिक सॉल्ट। और स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है,
तो ये मिल करके बनाते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। जैसे कि जब हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये जब दोनों मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं सोडियम क्लोराइड, जो कि एक न्यूट्रल सॉल्ट है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड ही बनाते हैं, साथ में और चीज़ें जैसे वाटर, हीट, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हैं। लेकिन ध्यान रखना है आपको कैसे कैसे ये सॉल्ट बनते हैं। तो ये हमने बात कर ली थी लास्ट लेक्चर में, इतना हम पढ़ चुके, इससे आगे अब हमें कंटिन्यू करना है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। एक बार आप देख लीजिए क्या क्या हमने पढ़ लिया था। बाकी इंडिकेटर के बारे में तो हमने बात कर ही ली है। इंडिकेटर्स को हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स हमारे पास हैं, सिंथेटिक हैं, इसके अलावा नेचुरल हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं। अच्छा, फिर से एक करी स्टेन वाला चीज़ यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, जैसे हम देख रहे हैं टर्मरिक। अब हमें टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है ना, बिल्कुल है नेचुरल इंडिकेटर, लेकिन केवल ये बेस की प्रेजेंस को बताता है, एसिड की प्रेजेंस को नहीं बताता। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एसिड डालने पर ये अपने कलर में कोई भी चेंज नहीं करता, जबकि बेस डालने पर इसका कलर चेंज होता है। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। अब दूसरा ये है कि ये बताता है कैसे, मतलब कलर चेंज कैसे करेगा, कैसे हमें एसिड और बेस के बारे में बताएगा। तो मान लीजिए इस तरीके से कभी आपकी शर्ट पर या आपके वाइट हैंकी पर ऐसे हल्दी का दाग लग जाए, कैसे लगेगा हल्दी का दाग, क्योंकि जो भी हमारे इंडियन फूड होते हैं, हम अलग अलग तरह की करीज बनाते हैं, अलग अलग फूड बनाते हैं, तो उसमें टर्मरिक जरूर डालते हैं। तो कभी भी गिर जाए खाना तो इस तरीके से पीला दाग लग जाता है हल्दी का। तो उसको, उस पर जब हम साबुन लगाते हैं, जब साबुन जो है वो होता है बेसिक नेचर का। ये हमें कैसे पता है, क्योंकि जब हम साबुन को अप्लाई करते हैं तो ये जो टर्मरिक है इसका कलर हो जाता है रेड। जब इसका कलर रेड हो जाता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि ये जो टर्मरिक है ये क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है जो बेस की प्रेजेंस को शो करता है, जो ये बताता है बेस की प्रेजेंस को नहीं, यानी कि ये किसी भी सॉल्यूशन को, किसी बेसिक सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, प्रेजेंस को बताता है। ये अलग हो गया, प्रेजेंस का मतलब ये नहीं समझना है आपको कि हल्दी में जो है बेस प्रेजेंट है, नहीं, हल्दी में प्रेजेंट नहीं है बेस। प्रेजेंस का मतलब ये है कि ये किसी भी सॉल्यूशन के नेचर के बारे में बता सकता है, किसी भी बेसिक सॉल्यूशन के नेचर के बारे में बता सकता है। ठीक है, कि अगर कोई सॉल्यूशन बेसिक है तो वहां पर हम टर्मरिक का एज एन इंडिकेटर यूज करके बता सकते हैं कि ये बेसिक सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, केवल बेसिक सॉल्यूशन के बारे में ही बता सकते हैं, टर्मरिक की मदद से एसिडिक के बारे में नहीं बता सकते। बाकी कुछ अलग अलग एसिड बेस थी, लिटमस टेस्ट कर लिए थे, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स देख लिए थे, और रिएक्शन देख ली थी एसिड की बेस की मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, एसिड की बेस की रिएक्शन देख ली थी। चलिए पीएच स्केल के बारे में बात कर लिया था, ये हमारी जो सिस्टम है, हमारा बॉडी है, यहाँ पर बात कर ली थी। और एसिड रेन के बारे में भी हम बात कर रहे थे, कैसे एसिड रेन होती है। थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे इस टॉपिक को, एसिड रेन वाले टॉपिक को। जैसे कि हमने कहा कि हम अपनी डेली लाइफ में कई सारे फ्यूल्स यूज करते हैं ना, पेट्रोल है, डीजल है, तो जब ये जलते हैं, ये जब बर्न होते हैं तो ये अलग अलग नाइट्रोजन के, सल्फर के ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, कार्बन के ऑक्साइड बनाते हैं जब हम कोई ऐसा फ्यूल जलाते हैं, ठीक है, जिसमें कार्बन हो, तो कार्बन के, नाइट्रोजन के, सल्फर के ये ऑक्साइड बनाते हैं। ये ऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो ये क्या करते हैं, रेन वाटर के साथ मिलकर के एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और ये हमारा क्या बन जाता है, एसिड रेन के रूप में वो हमारी मृदा पर आकर के गिरता है। अब ये जो एसिड रेन है जहां जहां जाता है वहां वहां ये तबाही मचाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। जैसे ये एसिड रेन जो है, जब ये हमारे प्लांट्स के ऊपर गिरती है तो प्लांट्स को क्या करती है, डैमेज करती है। हायर ऑल्टीट्यूड पे जो प्लांट होते हैं, कुछ ऐसी स्पीसीज भी होती हैं जो रेयर स्पीसीज होती हैं, वहां पर भी जब ये एसिड रेन गिरती है तो उन प्लांट्स को डैमेज कर देती है, पहला। दूसरा, जब ये हमारे किसी मॉन्यूमेंट पर गिरती है, कभी मॉन्यूमेंट जो हमारे राष्ट्र की धरोहर होते हैं उन पर जब ये गिरती हैं तो उनको भी धीरे धीरे कोरोड करती हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे हमारे हाई सस्पेंशन ब्रिजेस हैं तो वो आयरन से बने हुए होते हैं, आयरन का काफ़ी उसमें यूज़ होता है। तो ऐसे मेटल्स जो है, मेटल्स को भी ये धीरे धीरे क्या करती है, ये एसिड खराब करती है। नेक्स्ट ये है कि जैसे ये जो एसिड रेन है, जब ये किसी
वाटर बॉडी के ऊपर गिरती है, तो वहाँ रहने वाले जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उस वाटर बॉडी में रहने वाले जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक एनिमल है, अदर ऑर्गेनिज्म है, उनके सर्वाइवल के लिए भी क्या है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उनको सर्वाइव करना उस एसिडिक वाटर में, क्योंकि एसिड रेन जब उस पानी में गिरेगी, उस वाटर बॉडी में गिरेगी, तो वहाँ के पानी को भी एसिडिक बना देगी, जिस वजह से वहाँ रहने वाले एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल, जो भी एक्वेटिक लाइफ है, उसके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तक कि उस वाटर के आसपास के जो शहर हैं, जो उस पानी पर ही डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए, उनके लिए भी क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा सर्वाइवल का खतरा हो सकता है, उनको सर्वाइव करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ सकती है। तो यही चीज़ें हैं कि ये जो एसिड रेन है बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। ठीक है, चलिए इसके अलावा बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देख लिया था कि एसिडिटी जब बढ़ जाती है तो क्या करते हैं, हम कोई एंटासिड बेस ले लेते हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हेल्प करता है एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने में। बाकी कुछ दो प्लांट देख लिए थे हमने, निटल लीव और डॉग प्लांट। निटल लीव प्लांट जो है वो हमारी बॉडी में जब हमसे टच होता है, या हमारे कोई बॉडी पार्ट पर जब भी टच होता है, तो वहाँ पर मेथनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड हम बोल सकते हैं, उससे इंजेक्ट कर देता है, जैसे कि बी स्टिंग या आंट स्टिंग भी करती है, जिसे बर्निंग पेन होने लगता है, तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर एज अ रेमेडी डॉग प्लांट को वहाँ पर रब कर सकते हैं। या बी स्टिंग या एंट स्टिंग, यानी कि चींटी या मधुमक्खी जब डंक मारती है, तो वो भी क्या करती है, फॉर्मिक एसिड को ही इंजेक्ट करती है हमारी बॉडी में, ये जिस भी बॉडी पार्ट पर वो डंक मार रही है उस बॉडी पार्ट पर, तो हमें दर्द होने लगता है, इरिटेशन होने लगती है, तो हमें क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, उस पर कोई माइल्ड बेस जैसे कि बेकिंग सोडा वो अप्लाई कर लेते हैं, या सोप से उसको सोप लगा लेते हैं, सोप से उसको वॉश कर लेते हैं। ठीक, चलिए, तो ये ऐसे में होता क्या है, एसिड और बेस एक दूसरे का इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। फिर हमने सॉल्ट के बारे में बात की, सॉल्ट की फैमिली देखी हमने। चलिए, तो नेक्स्ट हमने देखा कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है मिल करके बनाते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो एसिडिक सॉल्ट जिसका पीएच 7 से क्या हो, कम हो। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक सॉल्ट, तो ये बनाते हैं बेसिक सॉल्ट जिसका पीएच क्या है, 7 से ज़्यादा होता है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर अलग अलग सॉल्ट हैं, इनके पीएच भी दिए हुए हैं, कुछ एसिडिक हैं, कुछ बेसिक हैं, कुछ न्यूट्रल सॉल्ट भी हैं, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड है, जिंक सल्फेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, ये हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट है। चलिए, तो ये हो गया था ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा के बारे में हमने बात कर ली थी। अब आगे बढ़ते, आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई, सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स हैं क्या वो सचमुच में ड्राई होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। हीट फ्यू कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, हमें क्या करना है, कुछ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को हीट कर लेना है इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। इस तरीके से ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में बॉइलिंग ट्यूब ले लेनी है, इसमें क्या करना है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को हीट कर लेना है। कॉपर सल्फेट बिकम्स वाइट एंड सम वाटर ड्रॉपलेट अपीयर इन द बॉइलिंग ट्यूब। तो हमें क्या दिखेगा कि जो कॉपर सल्फेट है तो ब्लूइश कलर का, लेकिन कैसा होने लगेगा, इस तरीके से व्हाइट होने लगेगा, और हमें यहाँ पर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगी बॉइलिंग ट्यूब में। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगी। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो ये जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं, इनके पास ये जो ड्रॉप हमने देखी वाटर की, इसे हम क्या कह रहे हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऑन हीटिंग द वाटर इज रिमूव्ड एंड द सॉल्ट टर्न्स व्हाइट। जैसे ही जब हम इसे हीट करते हैं तो वाटर यहाँ से रिमूव हो जाता है, और जो सॉल्ट है वो कैसा हो जाता है, वो हो जाता है व्हाइट। When 2 to 3 drop of water are added, copper sulfate crystal restore its blue color. और जब हम वापस से इसमें 2-3 बूंदे पानी की डालेंगे तो वापस से ये अपने ब्लू कलर को रिस्टोर कर लेगा। तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि वो रॉयल में ड्राई नहीं है, उनके पास होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है। तो हमने सिंपली क्या किया, अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने सिंपली क्या किया, हमने एक बॉइलिंग ट्यूब ली, उसमें कॉपर सल्फेट डाल दिया, अब हमने उसको क्या कर लिया, हीट करने के लिए रख दिया बर्नर के ऊपर। हम उसको हीट कर रहे हैं, हीट करते करते हम क्या देख रहे हैं, इस तरीके से वो व्हाइट होता जा रहा है, और ऊपर हमें कुछ वाटर की ड्रॉपलेट्स दिख रही हैं। तो ये जो वाटर की ड्रॉपलेट है, ये क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।
ठीक है। तो अगेन जब हम इसमें 2-3 बूंदे पानी की डालते हैं तो वापस से ये अपने ब्लू कलर को रिस्टोर कर लेता है। क्लियर है? चलिए, तो इतना आप नोट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है क्या? इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। तो एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में जितने फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसी को कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसे हम कह सकते हैं दे आर हाइड्रेटेड। तो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट जैसे CuSO4.5H2O, तो ये जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है इसमें क्या है, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि हमें दिख रहा है 5 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक, यही क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो Na2CO3.10H2O, यानी कि ये जो फॉर्मूला अभी हमने कुछ समय पहले यानी कि अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, यहाँ पर क्या है 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे जिप्सम की अगर हम बात करें तो जिप्सम में भी क्या है 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं कि ये जो फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हैं जो एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में प्रेजेंट हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, उन्हीं को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल जैसे कि हमने यहाँ पर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट देख लिया है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट देख लिया है, जिप्सम देख लिया है, ये आपको नोट करने हैं जरूर से, और याद रखना है इनमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने बात कर ली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। आपने अक्सर सुना होगा, उसका शॉर्ट में हम POP भी कहते हैं। पॉप यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस ऑन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम यही जिस जिप्सम की अभी हमने यहाँ पर बात की थी, इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ऑन हीटिंग gypsum at 373 Kelvin it loses water molecule and become white powder। तो जब हम इसको 373 केल्विन पर हीट करते हैं तो ये क्या करता है, अपने वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर लेता है और क्या बन जाता है, एक व्हाइट पाउडर की फॉर्म में बन जाता है। इसी को कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, या हम कह सकते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फॉर्मूला CaSO4.12H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास। तो इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब अगेन हम वाटर के साथ क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, वापस से क्या हो जाता है, जिप्सम में चेंज हो जाता है और हार्ड हो जाता है, गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास। एक हार्ड सॉलिड मास ये देता है। तो आपने देखा होगा जब भी कहीं पर भी फ्रैक्चर होता है, जैसे हाथ या पांव फ्रैक्चर हो जाए, तो वहां पर क्या लगाया जाता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ही लगाया, प्लास्टर लगाया जाता है ना, है क्या वो जिप्सम ही तो है। जिप्सम को क्या है, पहले जैसे ड्राई फॉर्म में वो है, वाटर उसका क्या कर लेंगे, पहले उसका वाटर हटा लेंगे, कैसे, 373 केल्विन पर उसको हीट करके, फिर वापस से उसको जो है पट्टी के साथ मिला करके लगाया जाता है ना, जहां पर भी जो भी फ्रैक्चर्ड पार्ट है उसको स्टेबल रखने के लिए काफी समय के लिए, फिर उसको जो है वाटर के साथ मिक्स करके लगाया जाता है, तो एक वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ठीक, तो ये फॉर्मूला है CaSO4.12H2O plus 1.5H2O gives CaSO4.2H2O। ठीक है, जिप्सम का फॉर्मूला, और यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। तो सेम सेम है लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, इतना आपको ध्यान रखना है। ओनली हाफ अ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहां पर क्या है, केवल हाफ जो है वाटर वो शोन हो रहा है एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बिकॉज 2 फॉर्मूला यूनिट ऑफ CaSO4 शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। क्योंकि इसके जो 2 फॉर्मूला यूनिट है वो क्या करते हैं, एक ही CaSO4 को शेयर करते हैं, एक ही CaSO4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को शेयर करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो क्यों शो हो रहा है ऐसा, क्योंकि ये एक को ही शेयर करते हैं। क्लियर है, चलिए, तो इतना आपको नोट कर लेना है POP के बारे में, जिप्सम के बारे में। जिप्सम को जब हम हीट करेंगे 373 केल्विन पर, वाटर लूज कर देगा अपना, फिर हम इस फॉर्म को कहेंगे क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, फिर या हम कह सकते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फिर अगेन इसमें जब हम वाटर डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, वापस से जिप्सम बन जाता है। दूसरी चीज ये है कि हाफ वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ही शो कर रहा है
shown to be attached at as water of crystallization, इसीलिए क्योंकि दो फॉर्मूला यूनिट ऑफ CaSO4, ये जो दो फॉर्मूला यूनिट है ये एक ही मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को शेयर करते हैं। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई, उसी के बीच में हम बात कर रहे थे। चलिए यूज एज, अच्छा इसके यूजेस क्या है? यूज एज प्लास्टर टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन, जैसे कि अभी हमने बात की कि कोई बोन अगर फ्रैक्चर हो जाती है, जैसे कि आप यहाँ इस इमेज में देख पा रहे हैं, है ना, इस तरीके से कोई बोन अगर फ्रैक्चर हो जाती है तो वहां पर एज अ प्लास्टर इसको यूज किया जाता है, पीओपी को। अगला टू मेक टॉयज एंड मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन, टॉयज और मटेरियल, इस तरीके के स्टैचूज आपने देखे होंगे, इस तरीके के स्टैचूज आपने देखे होंगे जिसको होम डेकोर के लिए भी यूज किया जाता है। तो अलग अलग टॉयज भी इससे बनाए जाते हैं पीओपी से, ठीक है, और घरों में भी ये डेकोरेशन में भी यूज किया जाता है। इसके अलावा आपने इस तरीके का अपनी सीलिंग पे या अपनी वॉल्स पे इस तरीके का देखा होगा, है ना, ऐसा डेकोरेशन आपने देखा होगा, तो ये भी क्या है, पीओपी से ही किया जाता है। अगला है टू मेक सरफेस स्मूथ, इस तरीके से सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए भी पीओपी का ही यूज किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस गेट्स इट्स नेम फ्रॉम लार्ज जिप्सम डिपॉजिट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम कैसे पड़ा? क्योंकि यहाँ पर पेरिस में क्या थे, इसके लार्ज जिप्सम डिपॉजिट थे, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने देख लिए हैं यूजेस अलग अलग प्लास्टर ऑफ पेरिस के। इसके अलावा अगर आपको और यूजेस पर पता है तो आप और यूजेस भी यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए इतना आप नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हमने बात की प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, इसके यूजेस के बारे में, जिप्सम के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।